सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपाली बिस्ट और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ये हमारी पार्ट 2 वाली वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। आज हम इसमें नए टॉपिक्स कवर करेंगे और अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके ज़रूर देखिए, वरना चैप्टर पूरा क्लियर नहीं होगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स ऑफ अशोक टू होल्ड हिज एम्पायर। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि अशोकन एम्पायर या फिर मौर्यन एम्पायर के बारे में सब कुछ जान लिया था। वो कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया उसे, उसकी क्या क्या खासियत थी, कब से कब तक रहा, इस टाइम पीरियड के बारे में, इन सब के बारे में जान लिया था। उसके बाद अशोक आया। अशोक ने किस तरह अपने किंगडम को, अपने जो पूरा साम्राज्य था उसको किस तरह से उसने विस्तार किया था, उसका उस बारे में हमने जाना। ठीक है, अब हम देखने वाले कि अशोक ने ऐसी कौन सी नीतियां अपनाई या ऐसी कौन सी पॉलिसीज अपनाई जिस कारण उसका जो साम्राज्य है इतनी अच्छी पकड़ थी उसके अपने पूरे किंगडम पे। तो वो ऐसे कौन से फैक्टर्स थे उसके बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो आवर फर्स्ट फैक्टर इज अशोक ट्राइड टू होल्ड हिज एम्पायर बाय प्रोपागेटिंग धम्म। तो हमने पढ़ा था धम्म के बारे में। धम्म में क्या था, कुछ टीचिंग्स थी जो हमारे बुद्ध ने दी थी। ठीक है, तो धम्म में क्या टीचिंग्स थी कि हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, और उसमें बताया गया था कि जो हमारे सर्वेंट्स वगैरह होते हैं उन्हें अपनी फैमिली का पार्ट जैसा देखना चाहिए, उन्हें उनकी तरफ हमें काइंडनेस दिखानी चाहिए। उस बारे में हमने पढ़ा था। तो अशोक ने क्या किया, अपने पूरे ही साम्राज्य में साथ ही साथ बाकी की जगहों पर भी क्या किया, धम्म का प्रचार किया। ठीक है, तो धम्म की जितनी भी टीचिंग थी उन सबका उसने क्या किया, प्रचार करवाया। सेकेंड वन इज ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स कॉल्ड धम्म महामत। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स में पूछा जाता है धम्म महामत। तो उसने किसको अपॉइंट किया, धम्म महामत को अपॉइंट किया। जैसे कि किसी न किसी काम को करने के लिए कोई ना कोई ऑफिसर होता है ना जिसे अपॉइंट किया जाता है उस काम के लिए। तो उस टाइम पे धम्म का प्रचार करने के लिए जिन्हें अपॉइंट किया गया था वो थे हमारे धम्म महामत। ठीक है, मतलब ये धम्म के स्पेशलिस्ट थे जो सबकी धम्म की पूरी ही जानकारी दिया करते थे लोगों को, आम जनता को भी, और दूसरे जो जगह के रूलर्स कह लो या फिर जो भी वहां पे राज करते थे उन सबको भी धम्म के बारे में बताया करते थे। टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म। तो धम्म का प्रचार करने के लिए किसको अपॉइंट किया अशोक ने, धम्म महामत को। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। अब किंगशिप के क्या क्या नए तरीके आए, मतलब कहाँ कहाँ नए किंगडम्स बसे, ठीक है, किस किस तरह का रूलिंग आया, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो पोस्ट मॉडर्न क्यों बोला गया कि जब मौर्यों का शासन खत्म हुआ तो उसी टाइम पे हमारे साउथ के साइड में कई सारे राजाओं ने दोबारा से रूल किया, दूसरे राजाओं ने। तो उनका पूरा जो किंगडम था वो किस तरह से बसा या फिर उनका जो पूरा साम्राज्य था किस तरह से बसा, उनका शासन किस तरह से आया, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट, by 2nd century BCE, new chiefdoms and kingdoms emerged in several parts of the subcontinent. जब 2nd century BC आई उस टाइम पे क्या हुआ, कई सारे नए किंगडम्स आने शुरू हो गए थे। ठीक है, हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में कई सारे नए किंगडम्स एमर्ज होना, निकलना या फिर बसना शुरू हो गए थे। ठीक है, चोलास, चेरास एंड पांड्यास इन तमिलक्कम वर नोन फ्रॉम द संगम टेक्स्ट। हमें तीन उनके रूलर्स के बारे में पता चलता है, चोलास, चेरास और पांड्यास। 3 कम्युनिटीज के बारे में पता चलता है। ठीक है, कहाँ से पता चलता है, संगम टेक्स्ट। संगम टेक्स्ट क्या है, संगम टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट है जिससे हमें, जो किसमें लिखा गया है, मतलब कि जो साउथ की जितनी भी रूलिंग है ना उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये संगम टेक्स्ट है जो हमें न्यू चीफ और चीफडम्स जो आए थे उनके बारे में हमें सारी जानकारी देता है। ठीक है, several states including सातवाहन and शक्स took advantage from long distance trade। इसी टाइम पे कई सारे लोगों ने, जैसे कि मतलब कई सारे शासकों ने, जैसे कि सातवाहन शासक हुए जो, ठीक है, और जो शक शासक हुए, उन लोगों ने क्या किया था, कई ज़्यादा फायदा उठाया था किस चीज़ का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का। ठीक है, इस टाइम पे कई सारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हुआ था, दूर दूर के देशों से व्यापार किया जाता था, चीज़ें आती थी, चीज़ें जाती थी, मटेरियल क्या होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। तो उन्होंने कई ज़्यादा कह सकते हैं हम मुनाफा कमाया, प्रॉफिट कमाया, फिर कई ज़्यादा एडवांटेज लिया इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का। ठीक है, नेक्स्ट इज सातवाहन अटेम्प्टेड टू क्लेम सोशल स्टेटस इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अब सातवाहन रूलर जो थे उन्होंने कई ज़्यादा माना कि वो रूलर्स थे, उन्हें सब मानते भी थे, बट उन्होंने क्या किया, एक अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए या फिर
अपने रूल को एकदम अच्छा सा दिखाने के लिए, फिर दिखाने के लिए हम सबसे काफ़ी अच्छे राजा हैं, ये दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक तरह से खुद को डिवाइन लुक दे दिया था। डिवाइन लुक इन द सेंस कि उन्होंने खुद को भगवान से जोड़ लिया था, ऐसा स्टेटस दे दिया था खुद को कि जो सोसाइटी उन्हें क्या करने लग जाए, फॉलो करने लग जाए। तो उन्होंने क्या किया था, टू क्लेम सोशल स्टेटस इन वैरायटी ऑफ वेज, उन्होंने कई सारे तरीके अपनाए थे खुद को सोसाइटी से जोड़ने के और सोसाइटी में एक अपना हाई स्टेटस रखने के। किन्होंने, सातवाहन रूलर्स। ठीक है, एक बार हम आगे देख लेते हैं चीफ एंड चीफडम। चीफ और चीफडम क्या होते हैं। ठीक है, चीफ इज अ पावरफुल मैन हुज पोजीशन में और मे नॉट बी हेरिडिटरी। अब क्या होता है, चीफ कौन होता है, एक ऐसा आदमी जिसकी पोजीशन या तो उसे अपने आगे जो उसके पूर्वज हैं उनसे मिली है पोजीशन, जैसे कहते हैं राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इन द सेंस वो। ठीक है, या फिर उसने वो पोजीशन कमाई है, या तो उसे अपने परिवार से ही मिली है, पुश्तों से आती हुई मिली है उसे वो पोजीशन, जैसे राजा की पोजीशन हो गई। ठीक है, या फिर हेड की पोजीशन हो गई, या फिर उसने क्या किया, खुद वो पोजीशन कमाई है, तो उसको हम कहते हैं चीफ। ठीक है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, परफॉर्मिंग स्पेशल रिचुअल्स, कई सारे रीति रिवाज करने से क्या करते हैं ना, यज्ञ वगैरह करते हैं, हेड वगैरह होते हैं वो, तो जो परफॉर्मिंग जो कई सारे इंपॉर्टेंट काम होते थे वो करता था, चीफ करता था। लीडरशिप इन वॉरफेयर, जब भी कोई लड़ाई या युद्ध होता था तो उसमें लीडर कौन करता था, लीडरशिप कौन करता था, सबको लीड कौन करता था, यही चीफ करता था। आर्बिट्रेटिंग डिस्प्यूट्स, और डिस्प्यूट्स के जो मैटर होते थे, जो लड़ाई झगड़े होते थे, उनको सॉल्व भी यही किया करता था। ही रिसीव गिफ्ट फ्रॉम सबऑर्डिनेट एंड ऑफन डिस्ट्रीब्यूट दीज अमंग्स हिज सपोर्टर। जो भी उसे गिफ्ट वगैरह मिला करते थे या फिर कोई भेंट वगैरह मिली करती थी, वो क्या करता था, अपने ही सपोर्टर्स में उस गिफ्ट को बंटवा देता था या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। नो रेगुलर आर्मीज और ऑफिशियल्स इन द चीफडम, और चीफडम में क्या हुआ करता था, जो हमारे जितने भी साउथ के जो ये जितने भी शासक आए ना, तो उनकी जो रूलिंग है, उनका जो पूरा इलाका है, उसको क्या बोलते, चीफडम बोलते, किंगडम नहीं बोलते, क्या बोलते, चीफडम बोलते, क्योंकि इनके चीफ थे, इनके हेड। ठीक है, तो उनकी कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं होते थे, ऐसा नहीं होता था कि रेगुलर आर्मी मेंटेन करके रखते थे। हमारी तो आजकल रेगुलर आर्मी ना पूरा साल चलती है हमेशा, ऐसा नहीं है कि जिस टाइम जरूरत पड़ी उसी टाइम बुलाते, नहीं, रेगुलर आर्मी से हमारी ऐसे उनके नहीं हुआ करती थी, ऑफिशियल्स भी उनके कोई खास नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिवाइन किंग्स। डिवाइन किंग्स यहाँ पे क्यों बोले गए, डिवाइन हम किसी भी चीज को कब बोलते हैं, जब वो गॉड से लिंक्ड होती है तो उसको हम डिवाइन कहते हैं। ठीक है, तो वन मीन्स ऑफ, अब हमें ये बताया गया है कि किस तरह से जो राजा वगैरह थे वो अपने आप को डिवाइन दिखाते थे, गॉड से लिंक्ड दिखाते थे। ठीक है, तो देखो, वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वॉज टू आइडेंटिफाई विद वेराइटी ऑफ डिटीज। क्या था, एक सबसे ही बेहतरीन तरीका था खुद को हाई स्टेटस पे दिखाना, मतलब कि खुद को बहुत ही उच्च दिखाना या बहुत ही हाई लेवल पे दिखाने का सबसे आसान तरीका या बेहतरीन तरीका था जो किंग्स वगैरह यूज किया करते थे, वो था खुद को किसी भी ईश्वर से, किसी भी भगवान से जोड़ लो। ठीक है, डिटीज मतलब देवी देवता, उनसे जोड़ा हुआ दिखा दो कि हम उनके बेटे हैं या उनके कोई भेजे हुए दूत हैं या XYZ वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट वन, कुशान्स 4th century BCE to 4th century CE ruled over vast kingdom extending from the Central Asia to the Northwest India best exemplified this strategy। और इस स्ट्रेटेजी को सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्प्लीफाइड किया है, मतलब कि स्ट्रेटेजी को सबसे बेहतरीन यूज़ किया है, वो किसने किया है, कुशान रूलर्स ने किया है। किन्होंने, कुशान राजाओं ने किया है, जिन्होंने कब से कब तक रूल किया, 1st century BC से 4th century CE तक। और कहाँ से कहाँ तक रूल किया था उन्होंने, सेंट्रल इंडिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक। तो उन्होंने इस स्ट्रेटेजी का खुद को किसी देवी देवता से जोड़ के दिखा के बहुत ही उच्च लेवल पे या फिर बहुत ही हाई लेवल पे शो करने की कोशिश की थी। ठीक है, द नोशन ऑफ किंगशिप आर बेस्ट एविडेंस इन द कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड स्कल्पचर्स। अब जो राजा रूल करता था उसका तरीका किस में सबसे ज़्यादा झलकता था, उसके सिक्कों में, कैसी बनावट है उन सिक्कों की, उसमें क्या क्या चीज़ें उसने छपवाई है, उनसे पता लगता था कि मतलब राज्य का क्या मानना है, किस तरीके का वो शासन करता है। या फिर जो इंस्क्रिप्शन में उसने लिखवाया होता था उन सबसे पता चलता था उसके रूलिंग के बारे में, या फिर जो भी स्कल्पचर्स मिले हैं उनसे पता लगता है मतलब अभी के टाइम पे। ठीक है, स्टैचूज ऑफ कुशान रूलर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस। कई सारे स्टैचूज मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, किसकी, कुशान राजाओं की। कुशान राजाओं की कई सारी मूर्तियाँ मिली हैं हमें अलग अलग जगहों पे, जैसे कि मथुरा में एक मठ के वहाँ पे उनकी श्राइन मिली, एक मूर्ति मिली है, किसकी, कुशान रूलर की। ठीक है, साथ ही साथ अफगानिस्तान में भी इनकी कई सारी मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, मैनी कुशान रूलर्स
adopted the title of Devaputra or son of God inspired by the Chinese rulers who called themselves son of the heaven। कई सारे जो कुषाण राजा थे उन्होंने क्या किया था, टाइटल अडॉप्ट कर लिए थे, कई सारे उपनाम रख लिए थे अपने की, जैसे कि देवपुत्र और सन ऑफ द गॉड। उन्होंने क्या टाइटल ले लिया था, देवपुत्र, खुद को क्या कहते थे वो, देवपुत्र हैं हम, जिसका मतलब होता है सन ऑफ गॉड, भगवान का बेटा या भगवान का सुत। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज रूलर्स। और इन्होंने ये इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी, ये सब चीज़ें कहाँ से सीखी थी, चाइनीज रूलर, चाइनीज राजाओं से, जो खुद को क्या बताते थे, सन ऑफ हेवन, जो खुद को सन ऑफ हेवन कहा करते थे। उन्हीं को देख देख के उनसे इंस्पिरेशन ली, उनसे मोटिवेशन ली, और क्या कुषाण रूलर खुद को क्या कहने लग गए, देवपुत्र, सन ऑफ द गॉड। बाय 4th century देयर इज एन एविडेंस ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग द गुप्त एम्पायर। चौथी शताब्दी आते ही आते इनका कब था, 1st century से ही था। चौथी शताब्दी आते आते क्या हुआ, कई सारे नए स्टेट्स आने लग गए इंक्लूडिंग द गुप्त एम्पायर। उस टाइम पे गुप्त एम्पायर आया। मैनी ऑफ देम डिपेंड ऑन सामंत। और वो जो गुप्त एम्पायर थे वो किस पे डिपेंड थे, सामंतों पर डिपेंड हुआ करते थे। दे ऑफर्ड होमेज एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू द रूलर्स। अब जो सामंत होते थे ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल कह सकते हो, बहुत ज़्यादा अमीर भी हुआ करते थे कि उनकी अपनी मिलिट्री तक होती थी। तो वो क्या करते थे कि जो सामंत होते थे वो अपनी मिलिट्री किसको प्रोवाइड करते थे, राजा को। जैसे कोई कमज़ोर किंग हुआ, ठीक है, या फिर राजा को जब नीड पड़ी उसकी मिलिट्री की, तो क्या करते थे, सामंत अपनी मिलिट्री प्रोवाइड कर देते थे, किसको, रूलर्स को, किंग्स को या राजाओं को। ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं। पावरफुल सामंत कुड बिकम किंग्स। अब जो पावरफुल सामंत हुआ करते थे वो क्या बन जाते थे, धीरे धीरे किंग्स बन जाते थे। क्यों, क्योंकि वो अपनी मिलिट्री प्रोवाइड कर रहे हैं राजा को। तो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं ना कि राजा कमजोर है वहाँ का। जब राजा कमजोर है तभी तो वो क्या कर रहा है, किसी और से अपनी मिलिट्री, मतलब किसी और से मिलिट्री की सहायता मांग रहे हैं। तो अगर कहीं का राजा कमजोर होगा, अभी क्या होता है, जैसे कि मिलिट्री जहाँ पे अभी के टाइम पे जहाँ पे मिलिट्री ज़्यादा पावरफुल होती है, तो वो क्या करती है, तख्ता पलट कर देती है ना, खुद चली जाती है प्रेसिडेंट की जगह, खुद पूरा सारा शासन अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो उस टाइम पे ऐसे ही होता था, सामंत ज़्यादा पावरफुल होते थे तो वो क्या करते थे, खुद ही पूरा कंट्रोल ले लिया करते थे। ठीक है, कन्वर्सली वीक रूलर रिड्यूस इन पोजीशन। और जो कमजोर राजा हुआ करते थे उसकी जगह तो सामंत बैठ जाता था, और जो राजा है उसकी पोजीशन नीचे हो जाती थी, डाउन हो जाती थी, किंग से घटकर कुछ और बन जाया करता था वो। ठीक है, नेक्स्ट, हिस्ट्रीज ऑफ गुप्त रूलर कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड ऑल्सो फ्रॉम प्रशिष्टि। अब हमें ये तो पता है कि कॉइन से पता चलता था, स्कल्पचर से पता चलता था, इंस्क्रिप्शन से पता चलता था। साथ ही साथ गुप्त रूलर्स जो थे उनकी एक बहुत ही बड़ी खासियत थी, जो उनकी हिस्ट्रीज है उनको हम किससे पता कर सकते थे, प्रशिष्टि से। प्रशिष्टि क्या होती है, प्रशिष्टि ना आप एक तरह से लगा लो कि कोई भी अकाउंट, जैसे कि कोई किसी की बायोग्राफी लिखता है तो बायोग्राफी में मोस्टली अच्छी ही बातें लिखता है ना, तो एक तरह से वो भी उनकी बायोग्राफी टाइप ही हुई करती थी, बट वो पूरा अच्छी बातों से भरा होता था कि वो बहुत महान है, उन्होंने इतना अच्छा अच्छे से काम किया है, ये किया है, दान किया है, पुण्य किया है, सबसे ऊपर वही है पूरे दुनिया में, ये वगैरह। तो इसको कहते हैं हम प्रशिष्टि। ठीक है, प्रशिष्टि मतलब किसी की तारीफ में, इन प्रेज ऑफ, किसी की तारीफ में लिखी गई चीज़। ठीक है, इट इज़ कंपोज इन प्रेज ऑफ द किंग्स बाय पोएट्स। और ये प्रशिष्टि किस लिए लिखी जाती थी, किसी की मतलब कि किंग की तारीफ करते हुए, किसी की नहीं, किंग की तारीफ करते हुए प्रशिष्टि लिखी जाती थी। और कौन लिखता था उसे, पोएट, कवि वगैरह लिखते थे। मोस्टली कवि कौन हुआ करते थे, उसी किंग के कोर्ट की, जो उसी किंग का जो दरबार होता था वहाँ के ही कोई उसका मिनिस्टर होता था या कोई कोर्ट पोएट होता था, वो ही ये सब चीज़ें लिखा करता था। नॉट कंसिडर लिटरली ट्रू। जो आज के हिस्टोरियंस है वो क्या करते हैं, इन प्रशिष्टि को कोई भी कहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने के लिए नहीं यूज़ करते हैं। क्यों, सिर्फ वो इससे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। क्यों, क्योंकि मोस्टली अगर किसी के बारे में लिखी गई है, किंग के बारे में लिखी है, तो अच्छी ही बातें होंगी, उसकी बुरी बात तो कोई नहीं लिखी होगी। तो ये हमें गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकती है। मतलब एक तरह से ना अतिशयोक्ति वाली बातें की जाती है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार यूज होता है कि बढ़ा चढ़ा कर किंग को दिखाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है प्रयाग प्रशिष्टि, जो बहुत बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, जिसे हम इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। कंपोज इन संस्कृत, इसे संस्कृत में लिखा गया है। किसने लिखा है इसे, हरिसेन नाम के पोएट ने लिखा है, कवि ने लिखा है। और ये किसकी तारीफ में लिखा गया है, समुद्रगुप्त की तारीफ में लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब उस टाइम पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई गई।
ठीक है। तो फर्स्ट इज यूज ऑफ द आयरन टिप। अब जब 6th सेंचुरी आई तो उस टाइम पे कई सारी टेक्नोलॉजीज आने लगी या फिर कई सारे तरीके अपनाए गए, क्या, इंक्रीज करने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को। क्यों? क्योंकि टैक्सेस वगैरह भी भरने पड़ते थे तो उतना ज़्यादा पूरा नहीं पड़ पाता था, तो इसलिए। तो पहला तरीका था यूज ऑफ आयरन टिप प्लोशेयर। अब किसका यूज करने लग गए? आयरन टिप, क्योंकि आयरन का यूज चालू हो गया था उस टाइम तक, तो आयरन टिप प्लोशेयर का यूज करने लग गए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, ज्यादा डीपली खुदाई हो सकती है, जिस वजह से जो फर्टिलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है और अच्छे से जो प्लोइंग है वो हो पाती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी, जो धान है उसकी खेती का नया तरीका आ गया था, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द पैडी, तो उसका यूज होने लग गया था। तो उससे भी कई ज्यादा मदद मिली, किसमें? इंक्रीज करने में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को। वो करते हैं ना कि एक जगह पे बहुत सारे धान की वो बीज वगैरह डाल के, जो भी डालते हैं, फिर उन्हें उखाड़ के वहां से निकाल देते हैं, थोड़े ग्रो हो जाते हैं, वहां से निकाल के कहीं और लगा देते हैं, तो उस टेक्निक को कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इरिगेशन थ्रू द वेल्स, टैंक्स एंड कैनाल्स। एक और तरीका अपनाया गया, वो क्या तरीका था? इरिगेशन। इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी कर दी। पहले क्या था, पानी उतना नहीं मिलता था, रेन पे डिपेंड होते थे। अब क्या, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी कर दी, टैंक्स बना दिए, कुएं बना दिए, गुलकुल्स कई जगहों पे अलग अलग चीजें होती है वो सब बना दिए थे। ठीक है। कैनाल्स बना दिए, नहरें बना दी थी, टैंक्स बना दिए थे, वाटर टैंक्स बड़े बड़े। तो उनसे क्या होने लग गया था, वाटर को किसी भी टाइम इरिगेशन के लिए यूज किया जाता था और कितनी भी मात्रा में यूज कर सकते थे। तो उससे इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी और उससे बहुत बड़ी हेल्प मिली। नेक्स्ट वन इज कोई एग्रीकल्चर इन सेमी एरिड पार्ट्स ऑफ द पंजाब, राजस्थान, हिली ट्रैक इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स। और होई एग्रीकल्चर शुरू हो गया था कहाँ पे, मतलब होई एग्रीकल्चर का यूज होता था कहाँ पे? पंजाब में, राजस्थान में और हिली एरियाज में और नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स में। तो इन जगहों पे तब भी हो एग्रीकल्चर का यूज होता था, किसी ने भी प्लोइंग का यूज नहीं किया था, या फिर जो हमारे दूसरा एग्रीकल्चर टेक्निक आई थी उनका यूज नहीं किया था, वो अपनी हो टेक्निक पे ही बने हुए थे और उसी को यूज कर रहे थे। तो ये थे हमारे कुछ तरीके जो इरिगेशन बढ़ाने, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूज किए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस इन द रूरल सोसाइटी। अब गांव के जो इलाके थे, ठीक है, उनमें जो गांव के जो जितने भी इलाके थे, वहाँ की जो जनता थी, वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस आए, ठीक है, सोसाइटी में क्या क्या डिफरेंसेस आ गए, उनके बारे में अब हम देखने वाले। तो अब इसी के साथ हम देखते हैं विद इंक्रीज इन द प्रोडक्शन डिफरेंसेस एरोज अमंग पीपल एंगेज इन द एग्रीकल्चर। अब क्या होता है, जब पैसा ज्यादा, मतलब कोई चीज हम अपनाते हैं और उससे अगर हमें मुनाफा हो रहा है तो पैसा ज्यादा हो जाएगा लोगों के पास। पैसा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिफरेंसेस बढ़ेंगे, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा डिफरेंसेस बढ़ेंगे। जैसे पहले मोस्टली लोग क्या होते थे, गरीब होते थे, इतने गरीब इन द सेंस कि उन पर इतना पैसा नहीं होता था, उतनी इनकम नहीं होती थी, तो सारे इक्वल ही लगा करते थे। आजकल के टाइम पे क्या है कि किसी के पास बहुत पैसा है तो वो अलग दिखता है, किसी के पास है ही नहीं तो वो अलग दिखता है। ठीक है। तो शो ऑफ ज्यादा हो गया है। ठीक है। तो डिफरेंसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ गए हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। गरीब गरीब ही होता जा रहा है, अमीर अमीर ही होता जा रहा है। तो जैसे ही हमारे इंक्रीज हुई प्रोडक्शन, तो जिनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, जिन फार्मर्स ने टेक्निक्स अपनाई, उनके पास ज्यादा खेत थे बड़े बड़े, उनकी इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी थी, वो तो अमीर हो गए। बट जिनके पास ऐसा नहीं था, जो गुलाम टाइप थे या किसी और के लैंड पे काम करते थे, हैं, या फिर किसी उनकी अपनी लैंड नहीं थी, लैंडलेस लेबर थे या स्मॉल फार्मर्स थे, उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, तो वो क्या रह गए, गरीब रह गए। जिस वजह से जो हमारे गांव के इलाके हैं वहाँ पे डिफरेंस आ गया सोसाइटी में, कुछ लोग बहुत ही अमीर थे, कुछ लोग बहुत ही गरीब थे। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन रेफर टू लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, स्मॉल पीजेंट्स एंड लार्ज लैंडलॉर्ड्स। बुद्धिस्ट टेक्स्ट से, ट्रेडिशन से भी पता चलता है उनके जो, उससे पता चलता है कि कई सारे लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर भी हुआ करते थे, जिनके पास लैंड ही नहीं होती थी, जमीन ही नहीं होती थी खेती बाड़ी करने के लिए। स्मॉल पीजेंट, कई सारे छोटे किसान भी होते थे, एंड लार्ज लैंडलॉर्ड्स, और कई सारे बड़े किसान भी हुआ करते थे। किसान मतलब कि जिनके पास वो खुद नहीं करते थे किसानी, वो क्या करते थे, वो खुद फसल नहीं उगाते थे, वो क्या करते थे, किसी और को दे दिया करते थे। उन जिनके पास बड़ी बड़ी जमीन होती थी, वहाँ पे किसी और किसान को हायर करके काम करवा लिया करते थे। नेक्स्ट वन इज लैंडलॉर्ड्स एंड हेड ऑफ द विलेज वर मोर पावरफुल एंड हैड कंट्रोल ओवर द फार्मर्स। और जो लैंडलॉर्ड थे, बड़े बड़े जो जमींदार टाइप लोग हुआ करते थे और हेड हुआ करते थे विलेज के,
वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते थे, उनके पास सारा ही कंट्रोल होता था। जितने भी फार्मर्स, जैसे कोई छोटा फार्मर है तो उस पर भी वो अपना कंट्रोल जमा लेते थे, कहते थे आप यहाँ पे काम करो, आप यहाँ पे काम करो, आप यहाँ पे काम करो, उस तरह से। क्यों? क्योंकि उनके पास लैंड लिए, तो वो तो क्या करेंगे, काम करेंगे ही करेंगे, उनकी तो मजबूरी है काम करना। इसीलिए तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता था? लैंड लॉर्ड्स, जो जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें होती थी, और हेड ऑफ द विलेज। संगम टेक्स्ट मेंशन लार्ज लैंडलॉर्ड्स एज द वेल्लार, प्लोमैन और द उजावर एंड स्लेव्स एज अधिमाइन। अब संगम टेक्स्ट बताया था, संगम टेक्स्ट, तो संगम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है, संगम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि जो लार्ज लैंडलॉर्ड्स थे उन्हें क्या कहा जाता था वहाँ के लोकल लैंग्वेज में? वेल्लार कहा जाता था, ठीक है। प्लोमैन को क्या कहा जाता था? जो पीजेंट्स वगैरह होते उन्हें क्या कहा जाता था? उजावर कहा जाता था। और स्लेव्स, जो दास दासियां हुआ करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? अधिमाई कहते थे, ठीक है। तो इनके अपने अपने नेम्स है। तो अगर पूछे कि किसे क्या कहते थे तो आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज दस डिफरेंस इन द रूरल सोसाइटी बेस्ड ऑन कंट्रोल ओवर द लैंड, लेबर एंड टेक्नोलॉजी। तो इसलिए जो हमारी रूरल सोसाइटी थी वहाँ पे जितने भी डिफरेंसेस थे, जो भेदभाव थे, वो किस बेसिस पे थे कि किसके पास लैंड ज़्यादा है, किसके पास कम है। आजकल किस तरीके से भेदभाव होता है? किसके पास कार है, किसके पास अपना घर है, किसके पास सरकारी नौकरी है, अच्छी या फिर अच्छी नौकरी है, इसी बेसिस पे होता है। तो उस टाइम पे लैंड के बेसिस पे, किसके पास ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी अच्छी है उसके बेसिस पे, और किसके पास लेबर ज़्यादा है उसके बेसिस पे हुआ करते थे डिफरेंसेस। तो इसी के साथ हमारे दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड ग्रांट एंड द न्यू रूलर इलाइट। अब क्या हुआ था इस टाइम पे? लैंड ग्रांट का सिस्टम चालू हो गया था, भूमि दान करने लग गए थे लोग, ठीक है। तो किंग्स वगैरह क्या थे? लैंड ग्रांट करते थे, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले। लैंड ग्रांट बाय किंग वर रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शंस। अब जो लैंड ग्रांट किया जाता था, जो किंग भूमिदान करते थे, उनके बारे में ऑब्वियस सी बातें रिकॉर्ड करवाएंगे इंस्क्रिप्शंस में कि हमने यहाँ पे भूमिदान किए, यहाँ पे किए, इतना इतना ज़मीन दी है हमने, उन सब के बारे में, ठीक है। मोस्ट रिकॉर्ड्स अबाउट ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू ब्राह्मण्स। ज़्यादातर जो लैंड ग्रांट के रिकॉर्ड है वो किसके बारे में मिले हैं? कि ब्राह्मणों को ही दान की गई है, या फिर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, कोई भी धार्मिक स्थल है, धार्मिक जगह है, उसको दान किए गए हैं लैंड, ठीक है। मोस्टली क्योंकि क्या करते हैं? पुण्य कमाने के लिए ही करते थे, इसीलिए ताकि उनका नाम हो जाए कि हम मंदिर को दान कर रहे हैं, इसको दान कर रहे हैं, उसको दान कर रहे हैं। तो मोस्टली वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में ही दान किया करते थे, ठीक है। प्रभावती गुप्त, डॉटर ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड, मैरिड इनटू द फैमिली ऑफ वकाटक्स इन दक्कन। अब क्या हुआ था? प्रभावती गुप्ता, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी हिस्ट्री में, इसलिए इनका नाम जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रभावती गुप्ता कौन थी? ये थी हमारी चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय थे जो, उनकी जो पुत्री थी, उनकी जो बेटी थी, ये थोड़ी प्योर हिंदी हो गई, तो उनकी जो बेटी थी उसका नाम था प्रभावती गुप्ता, ठीक है। तो वो एक बहुत ही कह सकते हैं कि सक्सेसफुल रानी रही थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था? उनकी जो शादी हुई थी वो किस फैमिली में हुई थी? वकाटक्स की फैमिली में हुई थी। वकाटक कहाँ राज करते थे? दक्कन के एरिया में, ठीक है। दक्कन के जो एरिया है उस एरिया में वो राज किया करते थे। तो एक वो बिलोंग भी अच्छी फैमिली से करती थी जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, और जहाँ उनकी शादी हुई वो भी एक काफ़ी पावरफुल फैमिली से में हुई थी उनकी शादी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द संस्कृत लीगल टेक्स्ट, वुमेन वर नॉट सपोज टू हैव एक्सेस टू द लैंड। उस टाइम पे जो संस्कृत टेक्स्ट लिखे गए, जैसे कि धर्मसूत्र वगैरह हो गए, तो उन सब के अकॉर्डिंग ये कहा जाता था कि जो विमेन है, पहले से ही पता है हमें, जो औरतें, उन्हें ज़्यादा अधिकार नहीं मिला करते थे, तो चाहे वो कोई भी हो तो उनके लिए सेम रूल्स थे, ठीक है। तो जो प्रभावती गुप्ता है या फिर कोई और वुमेन वगैरह थी, उन सबके लिए एक ही रूल्स थे कि उनको कोई भी लैंड पे उनका अधिकार नहीं होगा, या उन्हें कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा लैंड के ज़मीनी मामले में, ठीक है। कोई भी लैंड उनके कंट्रोल में नहीं होगी, उनके पास कोई रिसोर्स नहीं होगा। बट एक एक्सेप्शन निकल के आया। वो कौन सा एक्सेप्शन था? वो एक्सेप्शन था प्रभावती गुप्त का। किसका? प्रभावती गुप्त का, ठीक है। सारी ही औरतों को बोला गया था कि वो लैंड नहीं रख सकती हैं अपने पास, बट एक एक्सेप्शन आया, एक अलग कह सकते हैं केस आया, जिसमें जो था हमारा प्रभावती गुप्त का। उनके पास लैंड रिसोर्सेज थे, उनके पास लैंड रिसोर्सेज थे,
वो लैंड रिसोर्सेज को कंट्रोल करती थी और उन्होंने कई सारे भूमिदान किए अपने टाइम पे जब तक उन्होंने रूल किया। तो प्रभावती गुप्ता ने क्या किया था, लैंड रिसोर्स पे कंट्रोल भी किया था, साथ ही साथ कई सारे भूमिदान भी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट वन, बट इंस्क्रिप्शंस इंडिकेट दैट प्रभावती हैड एक्सेस टू द लैंड। इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है, हिस्टोरियंस को पता चलता है, इतिहासकारों को, कि जो प्रभावती गुप्ता थे उन्होंने लैंड रिसोर्स पर कंट्रोल किया था अपने टाइम पे। दिस इंडिकेट दैट रूल्स वर नॉट यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड। इससे हम ये बात भी कह सकते हैं कि जो रूल्स हुआ करते थे, जो नियम कानून थे, वो सभी के लिए बराबर नहीं थे। ये जो नियम कानून थे मोस्टली वो ऑर्डिनरी पीपल्स पे लागू होते थे, जनता पे लागू होते थे, शासकों पे लागू नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वो एक क्वीन थी, इसलिए मे भी शायद ये हो सकता है उनको एक्सेस टू लैंड मिला हो। इंस्क्रिप्शन गिव अस एन आइडिया अबाउट द रूरल पीपल, ब्राह्मण्स, पीजेंट्स एंड अदर। अब इंस्क्रिप्शन और किसके बारे में बताती है? ब्राह्मणों के बारे में बताती है, पीजेंट्स के बारे में, किसानों के बारे में बताती है, और अदर लोग जो आम जनता थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। देयर वर रीजनल वेरिएशन इन द साइजेस ऑफ द लैंड डोनेटेड। जो भी लैंड दी गई, लैंड डोनेट की गई, भूमिदान किए गए, उन सब के अलग अलग साइजेस थे। कहीं कहीं गांव के गांव दे दिए गए, कहीं कहीं कुछ जमीन के टुकड़े दिए गए थे। ठीक है, लैंड ग्रांट वर मेड टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज टू विन द एलीज बाय मेकिंग द ग्रांट ऑफ द लैंड। अब लैंड ग्रांट मोस्टली क्यों किए जाते थे? ताकि क्या हो, अगर लैंड ग्रांट दे देंगे, अपनी जमीन दे देगा राजा, तो क्या करेंगे, वहाँ किसानों को ही देगा मोस्टली, या फिर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को देगा। अगर वहाँ पे दे भी देता तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? अब लैंड पे वो कोई खुदाई करके सोना तो निकालेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर करेंगे, तो वो किसी और किसान वगैरह को वहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए बोलते थे। तो एग्रीकल्चर जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो उन्हीं को फायदा है। ठीक है, प्रोस्पेरस होंगे वो लोग और ज़्यादा से ज़्यादा उनके मित्र भी बनेंगे, तो इसलिए वो लैंड ग्रांट किया करते थे। सेकेंड वन रीजन इज लैंड ग्रांट प्रोवाइड एन इनसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन द पीजेंट एंड स्टेट। पीजेंट, किसानों और जो हमारे राजा थे उनके बीच में एक संबंध अच्छे हुआ करते थे लैंड ग्रांट करने से, इसलिए भी किया करते थे। पेस्टोरियलिस्ट, फिशर फॉक, एक और इसका रीजन था कि क्यों लैंड ग्रांट किया करते थे, क्योंकि ना उस टाइम पे सामंत का कंट्रोल था। बताया था मैंने कि जब सामंत ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे तो राजा रिड्यूस हो जाता था अपनी पोजीशन में। अब वो रिड्यूस हो रहा है अपनी पोजीशन में, तो क्या है, राजा वीक हो गया तो उसकी लैंड चली जाया करती थी, वो भूमिदान कर दिया करता था। अपने आप को एक तरह से कह सकते हैं हम सुपीरियर दिखाने के लिए, या फिर एक सुपरमैन दिखाने के लिए। सुपरमैन इन द सेंस कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं भूमिदान कर रहा हूँ, लैंड ग्रांट कर रहा हूँ, इस वजह से भी। ठीक है, पेस्टोरियलिस्ट, फिशर फॉक डिडंट कीप डिटेल रिकॉर्ड ऑफ देयर लाइफ एंड ट्रांजेक्शन। बट कई सारे ऐसे ना लोग थे जो इन सब ना रिकॉर्ड से बच जाया करते थे, कि उनका कहीं भी नाम दर्ज नहीं किया जाता था, कि टैक्स अगर कलेक्ट करना होता था तो उनसे नहीं किया जाता था। जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले जो लोग होते थे, इधर से उधर घूमते थे, वो पेस्टोरियलिस्ट जो हुआ करते थे, वो फिशर फॉक वगैरह, इन सब का कहीं भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है, क्योंकि इनकी कोई रोज़मर्रा की कोई सेटलमेंट नहीं थी, या फिर कोई कहीं पे सेटल नहीं थे। ये एक जगह से दूसरी जगह बंजारों की तरह घूमते रहते थे, तो इसलिए इनका कोई ट्रांजैक्शन का भी रिकॉर्ड नहीं होता था, कहीं रहने का भी या कहीं पे बसे हों उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक लैंड ग्रांट एंड रूरल लाइफ कंप्लीट होता है।